1947 इंडिया को पॉलिटिकल आजादी मिल चुकी थी और ब्रिटिश राज खत्म हो चुका था। तिरंगा लहराने लगा था और पूरी दुनिया के सामने एक नया देश खड़ा था। लेकिन एक सवाल जो तब शायद पूछा नहीं गया या जानबूझकर अवॉइड किया गया, अगर इंडिया 1947 में आजाद हो गया था तो आज भी हम लोग इकोनॉमिकली फ्री क्यों नहीं है? इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब सिर्फ एक चीज नहीं होता, सिर्फ बॉर्डर के अंदर रहना आजादी नहीं है, सिर्फ अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना काफी नहीं होता। असली इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब होता है कि आम आदमी की जिंदगी में फ्रीडम हो, चॉइस हो, कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो, उसके काम करने की रिवॉर्ड्स हो। लेकिन अगर हम आज के इंडिया को देखें तो एक अजीब कॉन्ट्राडिक्शन सामने आता है। इंडिया आज दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में से एक है, ग्लोबल स्टेज पर बहुत ही पावरफुल नाम है ये, पर इसी इंडिया में एवरेज इंडियन की इनकम 100 से ज्यादा देशों से कम है। एक तरफ वर्ल्ड्स 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी और दूसरी तरफ पर पर्सन इनकम में ट्रिपल डिजिट रैंक। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सिग्नल है। सिग्नल इस बात का कि देश तो अमीर हो सकता है, पर यह जरूरी नहीं कि उस देश का नागरिक अमीर हो। और जब हम इनकम से आगे बढ़ते हैं और वेल्थ की बात करते हैं तो तस्वीर और ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाती है। इंडिया में आज देश के टॉप 10% लोग इंडिया की आधी से ज्यादा इनकम ले जाते हैं और बॉटम 50 में आने वाले यानी कि आधी पॉपुलेशन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। वेल्थ में गैप और भी गहरा है। टॉप 1% लोग देश की लगभग आधी दौलत के आसपास ले जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमीर होना गलत है, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक पावर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, और जब पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है तो फ्रीडम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कभी नहीं होती। लेकिन ये सिर्फ आज की कहानी नहीं है। अगर हम हिस्ट्री में पीछे जाएं तो आजादी के बाद के पहले 30 साल इंडिया की इकोनॉमी बहुत ही धीरे बढ़ी। ग्रोथ इतनी ज्यादा स्लो थी कि उसे एक नाम दिया गया, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। इस दौरान गरीबी कम नहीं हुई, एक्चुअली गरीब लोगों की संख्या और ज्यादा बढ़ने से गरीब लोग और ज्यादा हो गए। उस टाइम पे पॉलिटिकल स्पीचेस चलती रही, स्लोगन्स आए गरीबी हटाओ, पर ग्राउंड रियलिटी यही थी कि गरीब लोग वहीं के वहीं अटके रहे। ये एक अनकंफर्टेबल सच है कि इंडिपेंडेंस के बाद भी एक पूरी जनरेशन इकोनॉमिक स्ट्रगल में ही बड़ी हुई, और शायद इसीलिए आज भी इतनी बड़ी पॉपुलेशन बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी से बहुत दूर है। आज की डेट के हिसाब से ज्यादातर इंडियंस रोज के कुछ ही पैसों में अपनी जिंदगी चलाते हैं। इसका मतलब ये है कि एक मेडिकल इमरजेंसी, एक जॉब लॉस या एक गलत डिसीजन पूरी फैमिली को पीछे ढकेल सकता है। इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब होता है कि जिंदगी सिर्फ एक सर्वाइवल ना हो, बल्कि इंसान अपने फ्यूचर भी प्लान कर सके। लेकिन जब मेजॉरिटी लोग रोज के खर्चों में फंसे हुए हों तो फ्रीडम सिर्फ एक थ्योरी बनकर रह जाती है। इसी वजह से जब हम सिर्फ जीडीपी ग्रोथ को देखते हैं तो पूरी कहानी नहीं सामने आती। ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर भी इंडिया का रैंक काफी नीचे है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोग्रेस नहीं हुआ, प्रोग्रेस हुआ है, लेकिन सवाल ये है कि वो प्रोग्रेस मेच्योरिटी तक पहुंची। पॉलिटिकल आजादी का मतलब ये था कि हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे, लेकिन इकोनॉमिक रियलिटी ये दिखाती है कि बहुत सारे इंडियंस के पास डिसीजंस लेने की पावर ही नहीं है। तो असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्रो कर रहा है या नहीं, असली सवाल ये है कि इंडिया का ग्रोथ किसके लिए है। और ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है पॉलिटिकल फ्रीडम के बाद भी इकोनॉमिक स्ट्रगल का, ये सिर्फ एक्सीडेंट नहीं है, इसके पीछे सिस्टम है, पॉलिसीज हैं और हिस्टोरिकल चॉइसेस हैं। और इस डॉक्यूमेंट्री में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि क्या कॉलोनियल इकोनॉमिक सिस्टम सच में खत्म हुआ या सिर्फ नाम ही बदला है। ये जर्नी फैक्ट्स पर बेस्ड होगी, डाटा पर और अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स पर, क्योंकि आजादी का मतलब सिर्फ झंडा नहीं होता, आजादी का मतलब होता है जिंदगी पर अपना खुद का कंट्रोल। इकोनॉमिक फ्रीडम ये एक हैवी एकेडमिक टर्म लग सकता है, लेकिन अगर हम इसे सिंपल शब्दों में समझे तो इसका एक मतलब होता है, क्या एक आम इंसान अपनी जिंदगी के इकोनॉमिक डिसीजंस खुद ले सकता है या नहीं? क्या वो अपनी पसंद का काम चुन सकता है? क्या वो अपनी इनकम बढ़ा सकता है? क्या वो बिना ज्यादा रुकावटों के छोटा मोटा बिजनेस कर सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या उसकी मेहनत उसकी जिंदगी को सच में आगे ले जा सकती है? अगर हम इंडिया को इस लेंस से देखें तो तस्वीर मिक्स्ड आएगी। सबसे पहले बात करते हैं जॉब फ्रीडम की। इंडिया में काम करने वाले लोगों का लगभग 90% इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम करता है। इसका मतलब ना रिटन कॉन्ट्रैक्ट, ना जॉब सिक्योरिटी, ना फिक्स्ड बेनिफिट्स। टेक्निकली देखें, काम करने की फ्रीडम तो है, लेकिन काम करने की चॉइस बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है। जब जॉब का मतलब सिर्फ जो मिल जाए वही करो हो तो फ्रीडम एक मजबूरी बन जाती है। इसी पिक्चर का एक और हिस्सा है वुमेन्स की इकोनॉमिक फ्रीडम। इंडिया में वुमेन्स का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन
दुनिया के लोवेस्ट लेवल में से एक है। सिर्फ लगभग 1/4 वुमेन्स काम कर रही हैं। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं है, सेफ्टी कंसर्न, सोशल एक्सपेक्टेशंस और सूटेबल जॉब्स की कमी। ये सब पॉइंट्स मिलकर वुमेन्स की इकोनॉमिक चॉइसेस को लिमिट कर देते हैं। मतलब जब आधी पॉपुलेशन सिस्टम से बाहर रह जाती है तो ओवरऑल इकोनॉमिक फ्रीडम कभी कंप्लीट नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इनकम मोबिलिटी की। सिंपल शब्दों में कहूं तो क्या एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा मिडिल क्लास या बेटर लाइफ तक पहुंच सकता है? इंडिया के डाटा देखते हैं कि ये मोबिलिटी डिकेड्स से ज्यादा नहीं बदली। मतलब जो बच्चे इनकम लैडर से नीचे पैदा हुए ज्यादातर वहीं अटके रहे। इसका मतलब ये नहीं कि ग्रोथ नहीं हुई, बट इसका मतलब ये है कि ग्रोथ के साथ अपॉर्चुनिटीज इक्वली स्प्रेड नहीं हुई। अब अगर हम टैक्स की बात करें, इंडिया में इनकम टैक्स सिर्फ छोटी सी पॉपुलेशन पे करती है। इसका मतलब ये है कि ज्यादातर लोग इतना कमाते ही नहीं कि टैक्स के दायरे में आ सके, और जो फॉर्मल सेक्टर्स में हैं उन पे बर्डन रिलेटिवली ज्यादा पड़ता है। ये एक पैराडॉक्स क्रिएट करता है। बहुत ही कम लोग टैक्स देते हैं, इसीलिए गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होते हैं, और फिर पब्लिक सर्विसेज भी लोगों तक बहुत ही कम पहुंच पाती है। अब चलते हैं बिजनेस फ्रीडम पर। यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्निंग पॉइंट दिखता है। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसेस को काफी सिंप्लीफाई किया है। ग्लोबल रैंकिंग्स में इंडिया का जंप काफी हाई गया है। पेपर वर्क बहुत ही ज्यादा कम हो गया है, सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, और परमिशंस भी काफी फास्टर हुई हैं। इसका डायरेक्ट मतलब ये है कि एक छोटा एंटरप्रेन्योर अब पहले से कम रुकावटों के साथ बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। ये इकोनॉमिक फ्रीडम का एक रियल इंप्रूवमेंट तो है। अब थोड़ा नेशनल लेवल पे आते हैं और देखते हैं कि ये सब आम आदमी को कैसे इफेक्ट करते हैं। 1991 के बाद इंडिया ने ट्रेड के लिए इकोनॉमी को खोला। इंपोर्ट सस्ते हुए, चॉइसेस बढ़ी, और एक्सपोर्ट के थ्रू नए नए जॉब्स आए। आज जितने भी प्रोडक्ट्स हम इजिली यूज कर पाते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, व्हीकल्स, मेडिसिन, ये सब ओपननेस के बिना पॉसिबल नहीं होते। करेंसी स्टेबिलिटी भी यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पास्ट में हाई इन्फ्लेशन लोगों की सेविंग्स खा जाती थी। रीसेंट डिकेड्स में इन्फ्लेशन कंट्रोल काफी बेहतर हुआ है। इसका मतलब ये है कि सैलरी और सेविंग्स की वैल्यू ज्यादा प्रेडिक्टेबल हो गई। इसीलिए सवाल ये नहीं कि ब्रिटिश गए या नहीं गए, सवाल ये है उस टाइम पे इंडिया कमजोर नहीं था पर सिस्टम बहुत ज्यादा स्लो था। 1991 में रिफॉर्म हुआ, मार्केट्स ओपन हुई और ग्रोथ और ज्यादा फास्ट हुई। हायरार्की वही रही, जर्नलिस्ट ऑफिसर वही, और टॉप डाउन डिसीजन मेकिंग भी वही रही। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वही। ब्रिटिश सिर्फ यहाँ से अपना झंडा लेकर नहीं गए थे, वो एक सिस्टम को यहाँ पर छोड़ के गए थे। एक ऐसा सिस्टम जो कंट्रोल पे बेस्ड था, एडमिनिस्ट्रेशन पर और पावर के सेंट्रलाइजेशन पर। अब सवाल ये है कि वो सिस्टम 1947 के बाद भी खत्म हुआ या नहीं। ये सब कॉलोनियल लॉजिक से इंस्पायर्ड था। डॉक्टर अंबेडकर ने खुद कहा था कि ये पावर्स सिर्फ लास्ट रिपोर्ट होने चाहिए। क्या हमने उनका सिस्टम पूरी तरह से छोड़ा? इश्यूज वही हैं, ब्यूरोक्रेसी, करप्शन, लेबर लॉ की रिजिडिटी और फिस्कल प्रेशर। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सच ये है कि इसका काफी हिस्सा ब्रिटिश के 1935 एक्ट से आया है, वही एक्ट जिसे कभी करैक्टर ऑफ स्लेवरी कहा गया था। इंडिया ने पॉलिटिकल फ्रीडम तो अचीव कर ली, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव सोल का ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा धीरे हुआ। इसका मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी नहीं है, इसका मतलब ये है कि कंट्रोल्स के टूल्स पूरी तरह से डिसमेंटल नहीं हुए। अब कॉन्स्टिट्यूशन पर आते हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाद में ICS बना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, IAS। नाम बदल गया, फ्लैग बदल गया, बट स्ट्रक्चर वही रहा। ब्रिटिश राज में लोग सब्जेक्ट्स की तरह थे, पर आज़ादी के बाद लोग सिटीजन्स बने। लेकिन आज़ादी के बाद भी सिस्टम का बिहेवियर लोगों के लिए पहले जैसा ही रहा, जैसे कि लोगों को फाइल्स, प्रिपरेशंस एंड परमिशंस, इन सब के लिए डिस्टेंस था बहुत ही ज्यादा पीपल्स और स्टेट का। ब्रिटिश के टाइम पर ये ऑफिसर टैक्स भी यही कलेक्ट करता था, लॉ एंड ऑर्डर भी यही संभालता था, और पूरे डिस्ट्रिक्ट पर अथॉरिटी रखता था। आजादी के बाद भी ये पोजीशन लगभग अनचेंज्ड रही। आज भी एक ही ऑफिसर पूरे डिस्ट्रिक्ट का पावरफुल आदमी होता है। इसी दौरान कुछ एशियन कंपनीज डिफरेंट पाथ पर चले गए। इसीलिए इकोनॉमिक फ्रीडम सिर्फ जीडीपी का सवाल नहीं है, ये एजेंसीज का सवाल है। क्या एक कॉमन सिटीजन बिना डर के अपनी लाइफ को शेप कर सकता है? इंडिया ने टाइम के साथ अपनी वल्नरेबिलिटी मैनेज करनी सीखी है, लेकिन एक्सटर्नल प्रेशर्स कंप्लीटली मैनेजेबल नहीं होते। आज का इंडिया मिक्स्ड पिक्चर दिखाता है। जीएसटी, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ये सब रियल स्ट्रक्चर चेंजेस हैं। मैक्रो स्टेबिलिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इन्फ्लेशन में कंट्रोल है, और बैंकिंग सिस्टम भी हेल्दियर हैं। ये अप्रोच
ब्रिटिश फ्री मार्केट एक्सप्लॉयटेशन से अलग था, लेकिन कंट्रोल माइंडसेट सेम था। गवर्नमेंट सिर्फ सबका माई बाप था और सिटीजन्स पूरी तरह से डिपेंडेंट थे। बस यही था कॉलोनियल का माइंडसेट। और इसी गैप को समझना इस डॉक्यूमेंट्री का अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। स्टील, पावर और हैवी मशीनरी ये सब सरकार के अंडर आ गए थे। कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स अंदर से आते हैं, जैसे कि इनइक्वालिटी, सिस्टम डिजाइन और अपॉर्चुनिटी गैप्स। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ इकोनॉमी डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है। और रविंद्रनाथ टैगोर ने याद दिलाया फ्रीडम सिर्फ स्टेट का नहीं, माइंड का भी होता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, जॉब्स, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, ये एरियाज अभी भी बहुत वीक हैं। फाउंडेशंस तो बहुत बेटर हो चुके हैं, पर बिल्डिंग्स अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। डायरेक्शंस तो पॉजिटिव हैं, लेकिन डेप्थ और स्पीड अभी भी सफिशिएंट नहीं है। 1857 के रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने पुलिस एक्ट बनाया 1861। इसमें उनका पर्पस क्लियर था, लोगों की सेवा नहीं, रिबिलियन को कंट्रोल करना। पुलिस को सिटीजन्स के सामने नहीं, स्टेट के सामने अकाउंटेबल बनाया। इसका लॉजिक तो डेवलपमेंट था, पर टूल वही था, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। आजादी के बाद इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक गरीब न्यूली इंडिपेंडेंट देश अपनी इकोनॉमी को कैसे बनाएगा। स्टेट एलईडी डेवलपमेंट, उनकी सोच ये बन गई थी कि अगर सरकार खुद प्लानिंग करे, रिसोर्सेज को कंट्रोल करे और खुद हैवी इंडस्ट्री खड़ी करे, तो देश तेजी से डेवलप करेगा और ये ग्रोथ सब तक पहुंचेगी। पॉलिसी एक्सकॉशन, एजुकेशन इन्वेस्टमेंट और लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी, ये सब बहुत मैटर करता है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि इंडिया ने ग्रोथ की है, लेकिन इकोनॉमिक फ्रीडम का मतलब सिर्फ ग्रोथ नहीं होता। एक एलीट कैडरे, हाईली पावरफुल और आम लोगों से काफी दूर। इंडिया एक बहुत ही टैलेंट रिच कंट्री है, पर फिर भी एजुकेशन और जॉब्स के बीच गैप फील होता है। डिग्रीज तो मिल जाती हैं, पर स्किल्स मैच नहीं होती। ये कंटिन्यूटी कन्वीनियंस नहीं थी, ये एक माइंडसेट का सिग्नल थी कि सारा के सारा कंट्रोल एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड रहना चाहिए। अब पुलिस सिस्टम को देखिए। असली सवाल यह है कि एक आम इंडियन अपनी जिंदगी को सिस्टम के अंदर रहकर बेहतर बना सकता है? इसका आंसर अभी भी मिक्स्ड है। उस वक्त दुनिया का कॉन्टेक्स्ट अलग था। कॉलोनियल्स का एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा फ्रेश था। प्राइवेट कैपिटल पे भी बहुत ज्यादा कम भरोसा किया जाता था और इनइक्वालिटी का ज्यादा डर था। और इसीलिए इंडिया के लीडर्स ने एक अलग रास्ता चुना। ब्रिटिश सिस्टम का कोर था रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन, मतलब लैंड से टैक्स, रिसोर्सेज से प्रॉफिट और वेलफेयर सेकंड प्रायोरिटी। इस डॉक्यूमेंट्री का पर्पस आंसर देना नहीं था, पर्पस था सिस्टम को क्लियरली देखना, क्योंकि आजादी एक इवेंट नहीं होती, वो एक प्रोसेस होती है। इसी लॉजिक से आए 5 साल के प्लान्स। प्लानिंग कमीशन बना, पब्लिक सेक्टर को इकोनॉमी का बैकबोन माना गया। आजादी के बाद जमींदारी का सिस्टम हटा दिया गया, लेकिन लैंड एडमिनिस्ट्रेशन का स्ट्रक्चर, जैसे कलेक्टर्स, तहसीलदार, पटवारीज, वो सब वहीं पे रहे। और ना ही माइंडसेट ज्यादा बदला है। ये सब लोकल लाइफ को टच करते हैं। इंडिया आज भी एनर्जी इंपोर्ट्स पे डिपेंड होता है। एक तरफ डॉलर स्ट्रॉन्ग होता है तो दूसरी तरफ फ्यूल महंगा हो जाता है। एक्सटर्नल कैपिटल आता है तो ग्रोथ सपोर्ट होती है। इसका काम था लोगों की सेवा करना? नहीं, इसका काम सिर्फ ये था कि एम्पायर को चलाना। आजादी के बाद इंडिया ने इस स्टील फ्रेम को तोड़ने की बजाय उसे कंटिन्यू रखा, लेकिन जो टाइम लॉस्ट हो चुका था उसका इफेक्ट आज भी फील होता है। इमरजेंसी पावर, सेंट्रल डोमिनेंस और स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस करने का अथॉरिटी। और इंडिया की इकोनॉमी, आजादी की कहानी अभी लिखी जा रही है। ये सब कुछ एक दिन में नहीं बदला। नेहरू ने खुद कहा था ब्रिटिश को हटा देने से ब्रिटिश आउटलुक नहीं बदलेगा, और शायद यही सबसे मुश्किल हिस्सा था। इन सब का इंटेंट क्लियर था, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी और इक्वालिटी। इसमें लोगों के बारे में सोचना सेकेंडरी था, पर स्टेट के बारे में सोचना प्राइमरी था। ये क्लियरली कॉन्टिन्यूटी थी, जहां पे सिटीजन से ज्यादा स्टेट को इंपॉर्टेंस देगी। कैपिटल फ्लोज का भी डेली लाइफ से काफी कनेक्शन है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं होता, इसका मतलब होता है कि नई फैक्ट्रीज, नए ऑफिसेज और नई जॉब्स। तो फाइनल सवाल पर वापस आते हैं, क्या इंडिया इकोनॉमिकली फ्री हुआ है? जवाब सिंपल यस या नो नहीं हो सकता। कुछ फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल क्लियरली खत्म हो चुके हैं, लेकिन वोलाटिलिटी का रिस्क भी होता है। वोलाटिलिटी मतलब कुछ क्विक एंड अनप्रेडिक्टेबल चेंजेस। पर फिर वही बात आ जाती है, टैलेंट तो एग्जिस्ट करता है, पर अपॉर्चुनिटीज अनइवन है। चलो बात करते हैं 1951 के इंडस्ट्रियल लाइसेंस सिस्टम के बारे में। यहाँ पे लाइसेंस का राज था। फैक्ट्री खोलनी हो, एक्सपेंड करना हो, मशीन इंपोर्ट करनी हो, तो इन सब चीजों के लिए पर्टिकुलर परमिशन चाहिए होती थी। इकोनॉमी तो ग्रोथ करती है, लेकिन जॉब्स उतनी नहीं बनती। इसे कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। इनफॉर्मल इकोनॉमी अभी अभी डोमिनेंट है। लोग काम तो करते हैं, पर सिक्योरिटी के बिना काम करते हैं। ये लेजीनेस का इशू नहीं है,
ये एक डिजाइन का इशू है। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इंस्टीट्यूशंस विलन्स या हीरोज नहीं होते, ये मैकेनिज्म्स होते हैं ग्लोबल सिस्टम के। ये सब डायरेक्टली इंपैक्ट करते हैं एक शॉपकीपर को, एक फाउंडर को और एक जॉब सीकर को। लेकिन हिस्ट्री में इसका यूज बार बार हुआ। ये दिखाता है कि सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का आइडिया आजादी के बाद भी जिंदा रहा। अब जब हम इंडिया को चाइना, साउथ कोरिया जैसे देशों से कंपेयर करते हैं तो सिर्फ एक चीज क्लियर होती है, इकोनॉमिक आउटकम्स सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम पे डिपेंड नहीं करते। ग्लोबल इकोनॉमी में कोई भी कंट्री आइसोलेटेड नहीं होती। ऑयल प्राइसेस, डॉलर स्ट्रेंथ, इंटरेस्ट रेट्स। जब ब्रिटिश इंडिया से गए तो एक कॉमन बिलीफ थी कि सिस्टम बदल गया है, अब सब नया शुरू होगा। लेकिन हिस्ट्री सिर्फ इतनी सिंपल नहीं होती है। सिर्फ स्टेट डिसाइड करती थी कौन करेगा, कितना करेगा और कैसे करेगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्यूरोक्रेसी की। ब्रिटिश ने इंडियन सिविल सर्विस बनाई थी जिसका नाम था ICS। इंडस्ट्री और कंट्रोल पर भी बिजनेस का अप्रोच ज्यादा रहा। कॉलोनियल एक्सपोलिएशन हिस्ट्री बैन हो चुकी है। कुछ कंट्रोल्स ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं मार्केट और कैपिटल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। इसी फ्रेमवर्क के अंदर सेडिशन लॉ आया, वही लॉ जिसका यूज ब्रिटिश नेशनलिस्ट लीडर्स के खिलाफ करते थे, और वो लॉ आज भी बुक्स में चल रहा है। और ये इतना पुराना लॉ आजादी के बाद भी कई सालों तक कई जगह पर चलता रहा। और लार्ज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब कंट्री सडन क्राइसिस से ज्यादा सिक्योर होती है। लेकिन हम जब ग्लोबल इंडेक्सेस देखते हैं तो पिक्चर अभी भी परफेक्ट नहीं है।